नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के इतिहास को। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के पास, यानी कब्र के अहाते में इसे दफनाया जाता है। उसके बाद जो भी मुगल शासक आए वे सभी अयोग्य थे, यानी वे शासन व्यवस्था या मुगल साम्राज्य को संभालने योग्य नहीं थे। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी के शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से विख्यात था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने उर्दू भाषा और संगीत को प्रोत्साहित किया। शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में वह पराजित हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, यह हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व भी किया। विद्रोह के दमन के कारण बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी जीनत महल के साथ बर्मा की रंगून स्थित मांडले जेल में रखा गया। उसकी मृत्यु वहीं पर हुई और उसका मकबरा रंगून में ही स्थित है। इसके बाद जान लेते हैं मुगल प्रशासन और मुगल चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मुगल प्रशासन या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुगल साम्राज्य सूबों में विभाजित था और अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी, जबकि औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार करते हुए इनकी संख्या 20 कर दी। सूबेदार को निजाम या सिपह सालार कहा जाता था। दीवान, जिसे वजीर भी कहा जाता था, वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल काल में भूमि के 3 प्रकार थे। पहला, खालसा भूमि। यह भूमि बादशाह के नियंत्रण में होती थी। दूसरा, जागीर भूमि। यह भूमि तनख्वाह के बदले दी जाती थी। और तीसरा, मदद ए माश भूमि। यह भूमि अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था और औरंगजेब के समय में असद खान ने सबसे ज्यादा यानी 31 वर्षों तक दीवान के पद पर काम किया था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था और सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, जो मंगोलों की सैन्य प्रणाली से ली गई थी। अकबर ने लगान व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया था। हर सूबा सरकार अथवा जिलों में बटा हुआ था। सरकार का प्रमुख फौजदार होता था। सरगना परगनों में बटा हुआ था। परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। आमिल कानून को ये राजस्व देखते थे। मुगलों के पास विशाल स्थायी सेना थी। सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और इसका वजन 172.5 ग्रेन था। दाम, जो कि तांबे का सिक्का होता था, जीतल, जो कि तांबे का दूसरा सिक्का होता था, इस तरीके के सिक्के थे। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी। जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में मुगल चित्रकला से संबंधित बिंदुओं को। अकबर के दरबार के चित्रकार अब्दुल समद, दशवंत और बसावन थे। हमजनामा प्रमुख चित्र था, जिसका निर्माण अब्दुल समद की देखरेख में पूरा किया गया था। जहांगीर ने मुगल चित्रकला को बहुत प्रोत्साहित दिया। उसने अबुल हसन को नादिर उल जमात तथा मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। आगा रजा, मोहम्मद नादिर, मुराद, बिशनदास, मनोहर ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशनदास को ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। शाहजहां के समय फकीर उल्ला, मीर हाशिम और अनूप ये प्रमुख चित्रकार थे। ये थी संक्षिप्त जानकारी मुगल साम्राज्य से संबंधित। अगले वीडियो में इतिहास को कंटिन्यू करते हुए
शुरू करेंगे मराठा साम्राज्य को। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।